कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये वीडियो आपके पास बिल्कुल सही टाइम पे आई है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में सभी के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एनसीईआरटी में सभी के सभी दिए हुए हैं और आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सिखा दिए जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करते हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताइए कि कौन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने कंप्लीट करा था पॉलिनोमियल्स को, तो आपको पता ही होगा अब तक हम 7 चैप्टर लगभग अपलोड कर चुके हैं वन शॉट की सीरीज के अंदर। अब ये कंप्लीट 8 चैप्टर, और ऐसे करते करते हम पूरी बुक खत्म कर देंगे दिसंबर से पहले, क्योंकि दिसंबर से पहले हमारा करना टारगेट है। और उसके बाद आपको इतना जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है 10th क्लास के लिए, सभी के सभी लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना है, जिससे हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों चैप्टर का नाम आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो स्टार्टिंग करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता। ज्योमेट्री स्टडी ऑफ शेप समझ लो, स्टडी ऑफ शेप्स, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज का पॉइंट। तो जब कभी भी हम पॉइंट्स की मदद से, सिंपल सा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री को बनाने के बाद क्या बन गई थी हमारी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स करा, जब हमने शेप्स वाली, ज्योमेट्री का मतलब होता है जहां पे हम शेप्स की, लाइंस की, पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। और अलजेब्रा का मतलब नंबर्स। तो हमने नंबर्स को यूज करा एज अ पॉइंट्स की, किसी भी पॉइंट्स की जो लोकेशन पता करने के लिए हमने किसका यूज करा, नंबर्स का यूज करा। और उसको हमने, उससे बनने वाली जो जो शेप्स है, हमने उन शेप्स की भी पढ़ाई करी, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भैया क्लियर नहीं हुआ क्या होता है क्या नहीं, एक बार सही से समझाओ, एक बार ध्यान समझो। मैथ्स के अंदर कोई भी जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। अब उन पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स से अलग अलग शेप बनती है। तो अगर हम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग शेप की पढ़ाई करते हैं, या फिर उन पॉइंट्स की मदद से किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, उस टाइप की ब्रांच जो कि मैथ्स की है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट समझ लो किसी चीज के पॉइंट्स की लोकेशन, और ज्योमेट्री मतलब उससे बनने वाली शेप। तो किसी भी पॉइंट से जो भी शेप बनती है उसकी पढ़ाई करना, या फिर किन्हीं भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना, जो कि डेली लाइफ में आपने देखा होगा आजकल मैप्स वगैरह हैं, गूगल मैप्स, सारी चीजें हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, बस हमें पॉइंट्स के बारे में जानना है। कुछ कार्टेशियन प्लेन होते हैं, क्या होते हैं जानते हैं फटाफट एक बार। देखो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आप सब जानते होगे, 9th क्लास में ही पढ़ के आए होगे। पहले के टाइम में ना क्या बोलते हैं, हमें पॉइंट्स को लोकेट करना नहीं आता था कि हम किसी भी पॉइंट्स को कैसे लोकेट करें। हम कैसे जाने कि ये मान लो अभी फैन लग रहा है सामने, फैन कहाँ किस पोजीशन पे है, मेरे को यहाँ बैठे बैठे फैन की पोजीशन बतानी, तो हम कैसे बताएं। तो ये चीजें बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले एक साइंटिस्ट थे, डेस्कार्टेस करके नाम था, उन्होंने ये चीज पहले रखी थी। तो उन्होंने क्या करा, कार्टेशियन प्लेन नाम का टॉपिक इनहेंस करा, जहां पे वो बोलते हैं कि कोई भी आप दो लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है, दो लाइन परपेंडिकुलर इस टाइप के सिस्टम को, जिसमें से एक क्या होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, किसी भी पॉइंट को बताने वाला वो सिस्टम, या फिर वो रेफरेंस सिस्टम जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं। तो लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या डिनोट नहीं करते, वो भी सिखाते हैं। सबसे पहले समझना, चलो कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो आप जान लो। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं किसके ऊपर है, ये हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। वही टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा था पहले, कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखना, मैथ्स के अंदर आप कोई भी पॉइंट पढ़ोगे, कोई भी क्या पढ़ोगे पॉइंट, उस पॉइंट को लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है। क्या होता है, एक तरीका। कोई भी पॉइंट जो होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे कि आप एक्स में कितना चले हो, दूसरी बार लिखोगे आप वाई में कितना चले हो। सबसे पहले लिखोगे आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो, और बाद वाला जो पॉइंट होगा वो होगा वाई एक्सिस में आप कितना चले हो। एक बार ध्यान समझना, एक्स और वाई एक्सिस का कहने का मतलब क्या है। मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से एक पॉइंट है यहाँ पे, एक कार्टेशियन प्लेन मैंने यहाँ बनाया, मैंने बोला कोई एक पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या है, ए और बी है पॉइंट मान लेते। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले मैं कहां चलूंगा, एक्स एक्सिस में चलूंगा। ये चला मैं एक्स एक्सिस में, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स, ओ सॉरी जो भी यहाँ पे लिखा ए, तो यहाँ पे हम कितना चले ए चले, तो एक्स एक्सिस में चले हम ए, और इस पॉइंट में हम कितना चले वाई के लिए कितना चले बी। तो जब किसी पॉइंट की लोकेशन बताने, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एक्स एक्सिस को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं वाई एक्सिस को। तो किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन बतानी है तो दो एक तरीके से बताई जाती है, उसके सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है।
कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका आपके सामने पता लग गया क्या? सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में लिखोगे कितना चले हो और बाद में आप वाई एक्सिस में कितना चले हो, आपको वो दिखाना है। अब एक चीज समझना, अगर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है मान लेते हैं 2,3। क्या नाम है? 2,3। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो और 3 का मतलब है वाई एक्सिस में 3 कदम चले हो या फिर 3 यूनिट चले हो, जो भी समझ सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बताता है, इसको एक दूसरे टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, तुम एक चीज देख रहे हो, अगर ये 2 है, फर्स्ट वाला 2 है, इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस में कितना चलना है? 2 चलना है। एक्स एक्सिस में कितना चलना है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो 2 चला है हमने, एक्स एक्सिस का 2 चला है, ये क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। देख रहे हो ये क्या है? वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस चला आपने? वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस? 2 डिस्टेंस चला। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है हम उसको ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस से आप कितना डिस्टेंस चल रहे हो। चलना कहां पर है? चलना तो एक्स एक्सिस में है, बट कहां से चले हो? वाई एक्सिस से चले हो। बात समझना, ठीक है। इसके बाद ये 3 पॉइंट चले हो, 3 कहां चले हो? ऊपर की तरफ चले हो, 3 ऊपर, ये वाला डिस्टेंस है 3। अब चले तो आप वाई एक्सिस में हो, बट लेकिन किससे दूर गए हो? आप गए हो एक्स एक्सिस से दूर। तो इस पॉइंट को, ये जो बगल वाला होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। परेशान नहीं होना, समझना मेरी बात को। मैं बता क्या रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं, ये जो फर्स्ट वाला होता है ये हमें चलना किस में होता है? एक्स एक्सिस में चलना होता है। वाई सेकंड वाला होता है वो वाई एक्सिस में चलना होता है। बट ये जो चीज है ये अलग है। ये क्या अलग है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि हमें वाई एक्सिस से कितना दूर चल रहा है। फ्रॉम, देखो मतलब समझना, फ्रॉम वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस से कितना चले हो, कितना दूर फ्रॉम चले हो। तो ये वाई एक्सिस है, यहां से आप कितना दूर चले हो? 2 चले हो, तो इसको मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये ऊपर चले 3, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर चले हो? 3 एक्सिस चले हो, 3 यूनिट चले हो, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, एक कार्टेशियन प्लेन की चीज थी, केवल एक चीज ध्यान रखना, आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर यहाँ पे क्या होती है? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर आएंगे। ये नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऊपर भी क्या होते हैं? प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हम बोलते भी हैं वाई एक्स डैश एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई डैश एक्सिस। या फिर आप वाई नेगेटिव बोल दो, या फिर नेगेटिव वाई बोल दो, या फिर नेगेटिव एक्स बोल दो, जो आपको सही लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है भाई, ऊपर वाई का क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे वाई का क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर कोई एक कोऑर्डिनेट है, मान लो इस पॉइंट पे, यहां कोऑर्डिनेट है, यहां ये कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहला कदम आप चलोगे कहां पे? आप चलोगे एक्स एक्सिस में। कहां चलोगे? एक्स एक्सिस में। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम चले किसके अंदर चले? एक्स एक्सिस में चले। इतना कितना चले? 5 चले भैया। एक्स में चलने के बाद हमें वाई में चलना होगा। वाई में ऊपर चलूं या नीचे चलूं? भैया ऊपर चलोगे तो पॉइंट नहीं मिल रहा, नीचे चलना पड़ेगा। तो हम कहां चले? नीचे चले। कहां चले? नीचे। नीचे कितना चले? लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये वाला पॉइंट है 5। तो सबसे पहले हम कितना चले एक्स एक्सिस में? हम चले भैया -5 चले एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कितना चले? वाई एक्सिस में भैया आप कितना चले? 5 चले। तो ये इसका कोऑर्डिनेट बन गया क्या? कि ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका? -5,5। ये तो था कि आप एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हो और वाई एक्सिस में कितना चल रहे हो। बट अब मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और सेम चीज मैं पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। मतलब मेरे को बताओ इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस 5 है। यहाँ सॉरी -5 है ना, ये माइनस का 5 ऊपर प्लस होता है। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? अब बच्चे लिखेंगे भैया एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस आ रहा है -5। अब जो कि क्या हो जाएगा? गलत। अरे भाई आपको पता है ना कभी भी डिस्टेंस क्या होता है? माइनस नहीं हो सकता। तो ये -5 नहीं आएगा यहाँ पे। देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस से दूर है सिर्फ भैया 5। प्लस का आता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, आप कितना चले उसमें वो नेगेटिव हो सकता है, बट लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आया प्लस का। अब तुमसे बोले डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस,
भैया वाई एक्सिस तो ये रहा, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूरी पे है, ये भी है इतना दूरी पे वाई एक्सिस पे, इस दूरी को बोलते हैं -5, बट लेकिन ये कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्टेंस पूछ रहे तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे, +5 ही है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, ये समझना था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार फटाफट, ये लोकेट पॉइंट लोकेट करना सिखा दिया मैंने। पॉइंट कैसे लोकेट करना है, कोई भी पॉइंट में सबसे पहले हमें देखना है कौन सी एक्सिस में चलना है, एक्स एक्सिस में कितना चलना है वो लिखा होगा पहले, फिर देखना है वाई एक्सिस में कितना चलना है वो लिखा होगा, यहाँ पे प्लस में बोला होगा तो प्लस में चलो, माइनस में बोला होगा तो माइनस में चलो। बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो सीधी सी बात, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में चलना होता है, दूसरा वाई में चलना होता है। बट अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा तो उल्टा है, डिस्टेंस क्या होता है, ये वाई एक्सिस का होता है और ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, सीधी सी बात, खत्म। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो दो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे निकालते हैं। आप सबको पता है कि भाई कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अब मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोऑर्डिनेट कहां है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैं जानना चाहता हूं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सबसे पहला हमारा मैथ्स का रूल बोलता है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट की पोजीशन निकालें तो हमें क्या करना होगा, भैया ओरिजिन पे रहो और एक्स एक्सिस में चलो। एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है बताना, एक्स एक्सिस में चला भैया इतना चला, ये यूनिट चला, एक्स एक्सिस में मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस में कितना चला, मैं एक्स चला, कॉमा। अब वाई में कितना चलो, वाई में जाना पड़ रहा है ऊपर, कुछ भी नहीं जाना वाई में। क्या वाई में कुछ जाना है ऊपर, भैया कुछ नहीं जाना, क्योंकि ये पॉइंट इसी एक्सिस पे है। तो वाई में कितना चलना है, 0 चलना है, वाई में कितना चलना है, 0। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर, देखना ध्यान से मैं क्या बात बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है वहां ऑटोमेटिक समझ जाओ कि वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। और सेम चीज होती है वाई के साथ। अगर कोई कोऑर्डिनेट वाई के ऊपर दे रखा है, मान लो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, दोनों जगह वाई पे कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहला स्टेप हमें एक्स में चलना होता है। अरे भैया एक्स में तो चलना ही नहीं, कुछ ना इधर चलना ना इधर, सीधा ऊपर चलना है। तो एक्स में कितना चलना है, 0, एक्स में चलना है 0। वाई में कितना चलना है, वाई में तो भैया जितना दे रखा होगा उतना चलो। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी एक्सिस अगर एक्स और वाई, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई पे होता है तो एक्स पे जब वो होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जब वो वाई एक्सिस पर होगा तब उस पे उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्सिस को, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 से। तो इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ये क्योंकि इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के अंदर अपने, ये इस्तेमाल होने वाला, देखना भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर। ये कार्टेशियन प्लेन जो होता है कुछ ना क्वाड्रेंट्स बनाता है, क्या बनाता है, क्वाड्रेंट। आप सबको पता है कार्टेशियन प्लेन बनता है तो बीच में होता है ओरिजिन, और सबको पता है इस साइड कौन से होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। देख रहे हो, एक चौकार यहां बन रहा है भाई, और एक स्क्वायर यहां बन रहा है, एक इधर और एक इधर। तो इस वाले को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, और 4 क्वाड्रेंट को कैसे समझना है कैसे नहीं समझना, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हमें वैल्यू को समझना है तो सबसे पहले आप एक चीज समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें देख रहे हो एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है और वाई भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा उसका पहला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ऐसे कोऑर्डिनेट जिनमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे हमेशा, ठीक है भाई। अब आते सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में ध्यान से देखना है, क्या इसमें x की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो पहला कोऑर्डिनेट होता है x वाला ही, तो इसमें x तो नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट बाद वाले y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि y तो पॉजिटिव है ना। देख रहे हो ध्यान से, x नेगेटिव है बट लेकिन y पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और बाद वाला पॉजिटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। थर्ड वाले में आओ ध्यान से, इसमें देखो x भी नेगेटिव आ रहा है एंड y भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड लास्ट वाले में x पॉजिटिव है, क्या है, x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ध्यान रखना है पहला कोऑर्डिनेट वही होता है जो हम x एक्सिस में चलते हैं, x एक्सिस में चलते हैं, और साथ में बोल सकते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ये भी होता है।
दोनों चीजें समझना। अब बढ़ते हैं आगे, क्वाड्रेंट्स हो गया अपना कंप्लीट, बढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से इसमें सवाल बनते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसके बाद एक फॉर्मूला और है, वो दोनों फॉर्मूले पढ़ोगे चैप्टर आपका लगभग खत्म हो जाएगा और इसकी जो एनसीईआरटी के डिटेल्ड क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आप सबको पता है कि कोई भी प्लेन है, अगर मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेंट अगर बनाता हूं, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, क्या बनाते हैं, एक पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट का नाम रख देता हूं x1 और y1, और दूसरा कहीं पे पॉइंट है कि भैया एक कोऑर्डिनेट है x2 और दूसरा है y2। अगर कहीं पर भी दो पॉइंट आ गए हैं x1 y1 x2 y2, अगर हमसे कोई बोल दे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि इस चैप्टर का मेन थीम है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, वो कैसे निकालोगे समझना। इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब है कि भैया लगाओ रूट, सबसे पहले क्या लगाओ रूट, उसके बाद बोलता है कि भैया x2 माइनस x1 क्या था। अब देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा x2 माइनस x1 करो, बस एक चीज ध्यान रखना, जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हो वो आपको याद रहना चाहिए। बाकी फर्स्ट आपको बोलता है x के कोऑर्डिनेट का माइनस x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, बट जो पहले करोगे उसको प्रायोरिटी दोगे। बात समझ आ गई। अब किसी ने कर दिया कि भाई x2 में से x1 को हटा दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, प्लस दूसरे में क्या आएगा y वाले कोऑर्डिनेट, y में अच्छा पहले आपने x2 लिखा है तो अब की बार भी आप क्या लिखोगे y2 लिखोगे, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो अगर किसी को मन करता है कि भैया हम चेंज करके लिख दें तो भाई लिख सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला नंबर एट द एंड लास्ट में जाके क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। बस आपको ध्यान के रखना है, जिसको पहले प्रायोरिटी दोगे उसको पहले ही प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बाकी ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से रूट लगा दिया, ठीक है भाई। तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है कि किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 कर दो, फिर y2 माइनस y1 कर दो, दोनों का स्क्वायर करके रूट लगा दो। सिंपल सा फॉर्मूला, और सिंपल से काफी सारे सवाल हल हो जाएंगे। बढ़ते हैं फटाफट अपनी स्क्रीन पे पहले सवाल की ओर पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए पॉइंट दे रखा है हमारे को 2,3, बी दे रखा है 4,1। ध्यान समझना कैसा है, ए पॉइंट कैसा है और बी पॉइंट कैसा है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है भैया कितना है 2,3, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है भैया, इसको इरेज करके ऊपर लिख लेता हूं। एक कोऑर्डिनेट कितना है ए, जिसको हमने दे रखा है 2,3, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं भैया दूसरा कोऑर्डिनेट कहां पे है बी, जिसकी वैल्यू कितनी है 4,1। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ भैया। अरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मेरे को सीधा सा पता है, रूट ओवर x2 माइनस x1, ये मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो सबसे पहले x2 में से x1 को घटाओ, तो भैया 4 में से 2, जो जो x वाले कोऑर्डिनेट को घटाओ, 4 में से 2 घटा रहे हैं स्क्वायर, प्लस फिर लास्ट में y वाला कोऑर्डिनेट 1 में से 3 गया का स्क्वायर, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया कितना आएगा -2 का स्क्वायर। देखना भाई 4 में से 2 गया 2, 1 में से 3 गया कितना आएगा मेरे को बताओ। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का क्या आएगा स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में -2 का स्क्वायर होता है 4, तो डी की वैल्यू आ गई है रूट ओवर 4 8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट ओवर 2 यूनिट। डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस बता दिया। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, तो बढ़ते हैं आगे। बाकी सारे सवाल एनसीईआरटी के, टेंशन नहीं लेनी है हमें। इस वीडियो में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो एनसीईआरटी का इस वीडियो को देख लिया तो जाके आप सारी एक्सरसाइज बना लेना, जो जो एक्सरसाइज मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। मतलब जो जो एक्सरसाइज आपकी बुक में सारी बना लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। सबसे पहले तो एक सवाल आया कि अगर ये तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या एक ट्राइंगल बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो उनका नाम क्या है। सबसे पहला पॉइंट आया भैया ये समझाओ ट्राइंगल्स की पहचान कैसे होती है। ट्राइंगल की पहचान कैसे करेगी, कोई भी 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या फिर कोई भी 3 साइड मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इतना ध्यान रखना। बस सिंपल सी बता दे रहा हूं, सिंपल सा फैक्ट है, आप एक चीज ध्यान रखना। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, कितनी होती हैं, ए बी सी। अगर कोई भी कोई ट्राइंगल बनेगा तो हमेशा 2 साइड का योग तीसरी से ज्यादा आना चाहिए।
कोई भी दो साइड का योग तीसरी से ज्यादा आना चाहिए, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। हर दो साइड का योग तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, देन वो तीनों के तीनों जो भी आपने नंबर सेलेक्ट करे हैं वो कोई एक ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं 2 3 और 3, मैंने बोला ये नंबर है, अब एक बार जोड़ के देखो, ये तीन साइड है, मैंने बोला एक ही ये तीन, ऐसा एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की हो, दूसरी 3 की हो, तीसरी 3 की हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चेक करते हैं एक बार। 2 + 3 5 होता है ग्रेटर देन 3, ये बिल्कुल सही। और आगे बताओ 3 3 जा कितना, 3 + 3 ग्रेटर देन होता है किससे, 2 से, तो बिल्कुल सही है। कोई और भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सारी चीजें लग रहा है, ट्राइंगल बन जाएगा। अब मैंने बोला कि एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसके अंदर एक साइड 2 हो, एक साइड 3 हो और एक साइड 6 हो। कितनी हो? एक साइड 6। तो अब मैं जब करने लगा मैंने एक चीज देखा, 6 और 3 होता है भैया 9, ये ग्रेटर देन होता है 2 से, दो साइडों का योग तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल सही है। अब देखो 3 और 2 को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पे क्या ये 6 से बड़ा आ रहा है? 3 और 2 5, नहीं भैया 6 से छोटा आ रहा है। इट मींस ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बनना। तो ये बात बहुत ध्यान से रखनी है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और वो बन रहा है, तो कोई भी ट्राइंगल तब बन सकता है जब उसकी कोई भी दो साइड का योग तीसरी से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। और सबका आना चाहिए, ध्यान रखना, ये नहीं कि दो का चेक कर लिया तो आ गया, ठीक है, सबका चेक करना है, तीनों के। a + b भी बड़ा आना चाहिए, b + c भी आना चाहिए और c + a भी आना चाहिए, तब ही वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगा। अब एक बार इसको तो आप उतार लो, मैं क्योंकि इसको रब कर दूंगा फिर मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है भाई। एक बार इसको उतार लो। चलो अब देखते हैं आगे, इरेज कर देता हूं मैं इस वाले टॉपिक को तो, क्योंकि हमारे सवाल करना है। चलो भाई देखो, डू द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि ट्राइंगल बन रहा है, मान लेते हैं, अगर नहीं बन रहा होगा तो हम इनको बाद में चेक करेंगे। तो मैंने बोला 3 पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट से 3,2, दूसरा पॉइंट है -2, -3 एंड तीसरा पॉइंट है 2,3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 2,3। अब चेक कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने बोला चेक करने के लिए मुझे पता होना चाहिए ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है और ये साइड कितनी है। ये साइड निकालने के लिए मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं और डिस्टेंस निकालना है। अरे भैया 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालना है, सीधी सी बात, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो बताओ इस वाली साइड के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आएगा, x2 में से माइनस कर दो x1। तो मैंने बोला भैया ठीक है, -2 में से माइनस कर देंगे 3 का होल स्क्वायर, -3 में से y2 में से माइनस कर देंगे y1, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट ओवर -2 -3 कितना होता है भैया, -5 का स्क्वायर, प्लस -2 -3 कितना होता है, -5 का स्क्वायर। ये आ गया भैया 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 25, तो ये आ गया रूट ओवर 50। अब 50 कितना होता है, 5 दूनी 10 पंजे 50, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ओवर 5 × 5 × 2। अब 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। अब ये बच गया 5√2 यूनिट्स। ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, 5√2। ठीक है भाई, अब निकालते हैं ये वाली लेंथ। 2 पॉइंट हमारे को दे रखे हैं ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स का निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 2 में से माइनस करो इसको। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट है हमारे पास, एक x1 ये रहा, x2 ये रहा। अब मुझे क्या करना है, x2 में से x1 घटाना है, तो 2 में से माइनस करूंगा -2, तो 2 में से माइनस करूंगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, -2, जो 2 में से माइनस करूंगा -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस करूंगा -3, 3 में से माइनस करूंगा -3 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो, 2 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 2 + 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर, प्लस 3 + 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। रूट ओवर 4 का स्क्वायर होता है भैया कितना, 16, प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36। रूट ओवर 16 भाई 30 और 40 50 52 कितना होता है, 52। 30 40 50 52 52 आता है, तो √52 कितना आ रहा है, यूनिट्स आ रहा है। मतलब कि इससे हल्का सा ज्यादा है, √50 आ रहा था, √50 से √52 मतलब हल्का सा ज्यादा आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है भाई। अब आते हैं भाई ये वाले डिस्टेंस को चेक करने कि ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ये रहा एक कोऑर्डिनेट। अब मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो x2 में से x1 माइनस करो, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 गया का होल स्क्वायर, प्लस अब 2 में से 3 जाएगा,
करा कुछ नहीं है मैंने। अब मैंने इसको मान लिया तो x2 में से x1 घटा, y2 में से y1 घटा, दो तीनों कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। 3 में से 2 जाएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर, 2 में से 3 ये कितना आएगा -1 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1, और 1 कितना हो गया ये 1, ये आ गया √2। ठीक है भाई। अब एक चीज चेक करो, क्या देखना भाई ध्यान से, क्या कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, हमें हर बार चेक करना पड़ेगा। 3 ट्राइंगल्स हमारे सामने मिल गए हैं, पहला है हमारा है 5√2, और दूसरा है हमारा कितना √52, और तीसरा है हमारा √2। ठीक है भाई। अब एक बार मैं तुम्हारे सामने छोटा सा √52 की वैल्यू, चलो मैं तुम्हें नॉर्मली बता देता हूँ। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.14 होती है लगभग लगभग। ठीक है 1.14 होती है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। रीचेक करने के बाद मैं तुम्हें करेक्ट वैल्यू भी इनकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेट करके बता देता हूं, जिससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। ठीक है भाई। ये देखो भाई, मैं निकालता हूं √2। √2 की वैल्यू आती है 1.41। ठीक है 1.41। तो इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा बताना। 5√2 का आंसर कितना आएगा, 5 इंटू में 1.41। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा लगभग लगभग आंसर बनता है 7.07। कितना बनता है 7.07। ठीक है भाई। अब अंदाजा भी लगा सकते हो, 5 एकम 5 बन रहा है और उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर 7 के लगभग लगभग आ गया कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लगभग 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा 7.07। चलो 7 मान लेते हैं कि ये 7 आ रहा है। अब ये है √52, कितना है √52, तो √52 कितना होगा इससे, अब बताओ √50 से हल्का से ही तो ज्यादा होगा। √50 जितना भी आ रहा है उससे हल्का सा ज्यादा होगा, √50 आ रहा है 7.7, तो अगर मैं अंदाजा मान के चलूं तो ये 52 कितना होगा 7.12 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हल्का सा ज्यादा होगा। करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि बिल्कुल करेक्ट अगर निकाल के बताऊं, ये आ रहा है 7.2। कितना आ रहा है 7.2, और मैं तुम्हें इसकी वैल्यू तो तुम्हें बता ही चुका हूं कि √2 की वैल्यू 1.41। अब चेक करो क्या हर दो साइड का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है। भैया पहली साइड है 7.7 की, दूसरी है 7.21 की, तीसरी है 1.41 की। क्या हर दो साइड तीसरी से बड़ी आ रही है, चेक करके देखते हैं भैया। ये वाली साइड इन दोनों का सम उससे बड़ा आएगा, ऑब्वियसली बात है, 7 और 1 8 होता है, 7 और 1 8 होता है। यस भैया, हर साइड तीसरी से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। इट मींस ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, मुद्दा आता है ये भाई। तीनों साइडें क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, देख सकते हो 7.07, 7.21, 1.41। तो तीनों साइडें जब अलग आती हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, स्केलियन ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कौन सा ट्रायंगल बनेगा भैया, स्केलियन ट्रायंगल बनेगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, अलग अलग होती। ठीक है भाई, ये मैंने करेक्ट इंफॉर्मेशन से बता दिया। बट अब तुम्हारा सवाल होगा भैया आपके पास तो फोन था, आपने तो फोन से बता दिया, अभी बताओ हम पेपर में कैसे अंदाजा लगाएं। देखो एक चीज ध्यान रखना, √2 की वैल्यू तो बहुत जायज है, निकाल सकते हो 1.41। अब जब तुम्हें 1.41 पता लग गया तो 1.5 के समथिंग हो रहा है। 1.41 कितना होता है, 1.5 के समथिंग होता है लगभग लगभग। तो 5 को मल्टीप्लाई करना उसके 1.5 से, तो 5 को जब मैं करेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5, इसका आंसर कितना आएगा 7.5 आएगा। कितना आएगा 7.5। ठीक है, अब 1.5 से हल्का सा कम है तो 7.5 से हल्का सा कम होगा, अंदाजा मान के चलते हो 7.11 मान के चल लो। 7 पॉइंट कितना आ रहा है 1, जो कि हमारा इतना ही बन रहा था 7.1 लगभग। अब ठीक है, अब यहाँ √52 आ गया। भैया √50 का आंसर, √50 का आंसर तो 7.1 आया। अब √52 का कितना होगा, इससे हल्का ज्यादा 7.2 मान लो, अंदाजे पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ 7.2 मान लो। अब 1√2 की वैल्यू तुम पता 1.41 है, तुम तीनों का एक रफली अंदाजा मिल गया। अब तुम बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल और क्या ट्रायंगल फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। बहुत इजी सवाल था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कैसा दिमाग था बता दिया, समझो। अब आया अच्छा सवाल, अच्छा सवाल थोड़ा सा अच्छा है, एनसीईआरटी सवाल है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस। वर्ड पकड़ो इक्विडिस्टेंस। क्या होता है इक्विडिस्टेंस का मतलब, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी पर, जो पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7.7, 1 एंड 3.5। कहता भैया एक ऐसा पॉइंट है जिसको पॉइंट को हमने लिख दिया x, y। कहता ये एक दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट की वैल्यू है 7, 1 इससे, और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं 3, 5 इससे। कह रहा दोनों से बराबर दूरी पे, किससे, दोनों से बराबर दूरी पे, मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर है। जब दोनों से बराबर दूरी पे तो कह रहा भैया एक रिलेशन फाइंड आउट करो x और y के बीच में, x और y में एक रिलेशन। मैंने बोला बिल्कुल सही, मैंने बोला छोटा सा कॉन्सेप्ट एक लगा, जब वो इक्वी डिस्टेंस है, वो दोनों से बराबर दूरी पे है, तो यहां से जो डिस्टेंस निकलेगा और यहां से जो डिस्टेंस निकलेगा वो दोनों बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, तो बराबर करके देखो। अब मैंने बोला कि सबसे पहले पॉइंट को मान देते हैं ए बी सी मान लेते हैं।
तो मैंने बोला जो ए बी का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। सही बोल रहा हूँ भाई? मैंने बोला कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। सही बात है भैया। अब ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करने के लिए इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2। तो ये आएगा रूट ओवर x2 में से x1 घटाओ भैया, ठीक है, x में से 7 घटाओ इसका स्क्वायर प्लस y में से 1 घटाओ, क्या घटाओ, y में से 1 घटाओ इसका स्क्वायर, बराबर आ रहा है। ये डिस्टेंस निकल गया ए बी का। अब निकालते हैं बी सी का। ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको भी x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। अब रूट ओवर x में से 3 को घटाया, x में से 3 को घटाया इसका स्क्वायर प्लस फिर y में से किसको घटाया, 5 को घटाया इसका स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस है, रूट से रूट हमारा स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देख रहे हो भाई, इतना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। रिलेशन फाइंड आउट करना है, सवाल मैं आपके सामने कर ही रहा हूं। अब ये बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, ये इक्वेशन बन गई। अब सीधी सीधी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी, तो कहीं लेकिन a माइनस बी लग रही है। कभी भी ऐसे दिख जाए तो आप सबको पता ही है कि भैया अगर कहीं पे भी दिखती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में प्लस में नहीं सॉरी माइनस में 2ab। ठीक है भाई। तो a का स्क्वायर कितना होगा भैया, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है भैया 49 माइनस में 7x 2ab। ठीक है भाई। प्लस अब ये आया y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a है हमारा y और b है हमारा 1। ये पूरा LHS सॉल्व कर दिया। RHS सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ भाई, 9 प्लस माइनस 2a है हमारा x और b है हमारा 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर तो कितना आएगा, y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2ab। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पूरा सही चल रहा है। अब एक चीज ध्यान से तुम्हें दिख रही होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। क्या बच रहा है उसको ध्यान से देखना है। ये 49 प्लस का 1 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, माइनस का 2 7 जा 14 तो माइनस का 14x, 2 1 जा 2 माइनस का 2y इक्वल्स टू 9 और कौन सा नंबर है 25। 25 और 9 कितना होता है भाई, लगाओ एक बार। 25 और 30 और 34 कितना आएगा 34 और उसके बाद 3 2 जा 6x माइनस का 6x, शाबाश। ठीक है। इसके बाद 5 दूनी 10 माइनस का 10y। ये तुम्हारे सामने सारा का सारा सिस्टम आ गया। अब सारा का सारा सिस्टम क्या ले लो, इधर ले लो। अब एक बार इसको हम करते हैं अलग तरीके से। ठीक है भाई। 50 माइनस 14x माइनस 2y। अब मैं सारा का सारा क्या ले रहा हूं मैटर को, इस माइनस इन सबको इधर फेंक देता हूं या फिर इधर करवा लो। ये सारा का सारा इधर से इधर कर देते हैं तो क्या होएगा बताना। 50 का तो 50 था, अब ये प्लस का 34 बाजे क्या हो जाएगा माइनस का 34, शाबाश। माइनस का 14x पहले से था, माइनस का 6x जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 6x बन जाएगा, शाबाश। माइनस का 2y पहले से था, ये माइनस का 10y उधर जाए क्या बन जाएगा प्लस का 10y और यहां बराबर में कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो मैंने सारे नंबर एक तरफ कर लिए, सारे x एक तरफ कर लिए, सारे y एक तरफ कर लिए। ठीक है भाई। 50 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा 34 में 6 जोड़े 40 और ये बचा 16, कितना बचा 16। ठीक है भाई। माइनस का अब यहां देखना, बड़े नंबर में छोटा वाला नंबर घटाओ, कितना बचेगा माइनस का 8x। माइनस का यहाँ कितना बचेगा, यहाँ प्लस का कितना बचेगा 8y इक्वल्स टू 0। 8 8 8 सब में से कॉमन लेंगे, 8 8 8 कितने सब में से कॉमन आएगा तो बताओ कितना कॉमन आ रहा है। 8 8 8 सब में से कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस में x प्लस में y इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का x उधर चला जाएगा, बताओ सब चीजों को उधर ले चलते हैं या a2 को यहीं रहने देते हैं। तो x वहां जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, y क्या हो जाएगा माइनस का और यहाँ बराबर में क्या बचेगा 2। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ रहा है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा रिलेशन निकल के आया भाई। इसके अंदर जब हमने कॉमा 7 कॉमा 1 लिया तो हमने पूछा था क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन हम निकाल के दिखा दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और यही रिलेशन हमने सवाल में तो कुछ नहीं करा, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, बस हमें कॉन्सेप्ट लगाना आना था
इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझा, दो ऐसे पॉइंट जो दोनों डिस्टेंस बराबर बराबर दूरी पे है, तो बराबर कर दे डिस्टेंस को। जब सॉल्व करते गए सुधा a माइनस बी स्क्वायर से ये रिलेशन हमारा निकल के आ रहा था, सिंपल सा रिलेशन है। अब सबसे पहले जो नेक्स्ट सवाल आएगा वो आप करोगे, उसके बाद मैं करूंगा। तो सवाल नंबर 4 आपके सामने है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस दिस दिस। ठीक है भाई, दो मिनट का समय आपके पास करने का, फटाफट जल्दी करो इसको। चलो भाई अब आते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल हो रही है वॉइस रिकॉर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ भाई, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस दिस। कहता है y एक्सिस पे एक पॉइंट है, कहता है इस y एक्सिस, ये जो y एक्सिस होती है इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, कहता है जो कि इक्विडिस्टेंस एक पॉइंट से, एक पॉइंट होगा लगभग यहाँ पे जिसका नाम है a 6,5 एंड दूसरा पॉइंट है b -4,3। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जो कि कितना, b का, जिस पॉइंट का नाम क्या है b, ये क्या हो गया, जिस पॉइंट का नाम कितना है b, दे रखा है कितना वैल्यू, कहाँ पे आ गया, क्वेश्चन 3 में आ गया क्या, b इसका नाम है अपना -4,3, इसका नाम दे दिया b। ठीक है भाई, y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से बराबर दूरी पे इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस। तो अब मेरे को बताओ क्या होगा भाई कि वो पॉइंट कौन सा है, तो पूछ रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड द b। a और b पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट y एक्सिस पर है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दूरी बराबर है और इस पे एक पॉइंट आता है। अच्छा एक चीज बताओ, y एक्सिस पे अगर कोई एक पॉइंट है, तो मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस पर आता है तो ध्यान क्या रखना है, अगर y एक्सिस पे वो पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा होगा इस y एक्सिस के ऊपर, इतना मुझे पता है कि भैया उस पे x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी और y की कितनी होगी मालूम नहीं, y की मालूम नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जब y x की पता है 0 है, y की नहीं मालूम, तो y तो फाइंड आउट करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी पता है कि भाई ये दूरी और ये दूरी के दोनों बराबर, तो इस दूरी को अलग निकालूंगा, इस दूरी को अलग निकालूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल कॉन्सेप्ट वेरी। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं, ओ पॉइंट नाम दे देता हूं। तो मेरे को पता है कि भैया AO का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, OB के डिस्टेंस के बराबर होगा, किसके बराबर, OB के। तो सबसे पहले मैं AO कैलकुलेट करूंगा, AO x1 x2 इसे मान लूंगा, x2 y2 इसे मान लूंगा, तो x2 में से इसको माइनस करा, रूट ओवर x2 में से माइनस करूंगा x1 को, तो 0 में से माइनस होगा 6 का स्क्वायर प्लस, अब y में से माइनस होगा किसका, 5 का स्क्वायर। ये बराबर आना चाहिए OB की डिस्टेंस के, तो इसको x1 x2 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। अब 0 से इसको माइनस करेंगे, 0 में से माइनस होगा क्या, 0 में से माइनस होगा -4, जब माइनस लगा के -4 का स्क्वायर प्लस y में से माइनस होगा 3, तो y में से माइनस होगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायरिंग हट जाएगी, इसका क्या बचेगा, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बनेगा 36 प्लस y -5 का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा सीधा लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट कंप्लीट करेंगे वन शॉट को, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार, डिटेल में चल रहा है सारा कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं, सब क्वेश्चन लगा रहे हैं। माइनस का 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -2 AB, ए क्या है y, b क्या है 5, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पे स्क्वायरिंग रूट हट जाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस नहीं आएगा -2a एंड b, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई,
क्या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है भैया? बिल्कुल कट रहा है, हमें कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। 36 और 25 कितने होते हैं भैया? 30, 40, 50, 55, 61 कितना होता है? 61 होता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया? 10y इक्वल्स टू में 16 9 कितने होते हैं? 16 और 9 होते हैं भैया 25, माइनस में 3 दूनी 6y, ये माइनस का 6y, ये माइनस का 10y, माइनस का 10y को उधर भेज देते हैं या फिर माइनस 6y को इधर लिया। 61 माइनस का 10y प्लस का 6y इक्वल्स टू 25। मैंने बोला ये प्लस का 61 है, इसको वहां उधर भेज दो, माइनस का बन जाएगा। और इनको सब सॉल्व करोगे, प्लस बड़े वाले नंबर छोटे वाला नंबर घटाओ, 10 में से 6 गया 4 और साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 4y इक्वल्स टू 25 इधर ही रहेगा, ये प्लस का 61 वहां जाके क्या बन जाएगा? माइनस का 61। तो भैया ये आ गया माइनस का 4y इक्वल्स टू 25 माइनस 61 कितना होता है भाई? करके बताओ एक बार फटाफट। कर लेते हैं भाई एक बार, ध्यान रखना। 21 में से 25 गया, ये तो हमारी हासिल गया 11, 11 में से 5 गया 6, 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 36 बचेगा। अब 4 को जब y के माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 36/4 जो कि होती है 9। तो हमें पता लग गया y का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है? 9। तो जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर था वो था 0, y, और जो सोल्व करेंगे तो 0, कितना आएगा? 9, और ये हमारा आंसर। तुम्हें लग रहा होगा भैया माइनस भी इतने धीरे धीरे कर रहा है। अरे भाई तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं कि मेरे को नहीं आता, सीख रहा हूं तुम्हारी तरह कि तुम भी ऐसे करती होगे, ठीक है। बाकी तो कर सकते थे हम भी ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं फटाफट 5th सवाल की तरफ। पे देखना सवाल के सारे पर मैं सारे वाले कॉन्सेप्ट लिया है जो जो जरूरी लगेंगे, मतलब जो जरूरी है तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी 3 पॉइंट सीधे सीधे एक लाइन के अंदर आते हैं तो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। देखो क्या मतलब है, तीनों पॉइंट्स एक ही सीधी लाइन पर पड़े हो तो इसका मतलब क्या है? वो कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन बनी हुई है उस पर ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, तो अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, मैंने बोला कि मेरे को एक बात बताओ, एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। हमसे पूछ दिया जाए कि हम मुझे ये बताओ कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसका सिंपल सा प्रूफ है कि अगर एक तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा और जो बीसी का डिस्टेंस होगा, ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस, इन दोनों को जब जोड़ोगे ये डिस्टेंस बराबर आएगा पूरे डिस्टेंस के एसी के। तो यही होता है कोलिनियर का एग्जांपल। क्या होता है कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते हो, 3 ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे आ रहे हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में आते हो तो वो सबके सब क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कंडीशन क्या है कोलिनियर की? अगर वो 3 पॉइंट्स हैं तो उनका ए बी प्लस बी सी बराबर आना चाहिए ए सी के बराबर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगाना है। एक कॉन्सेप्ट पहले और आता था एरिया वाला, कि अगर कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया कितना हो जाएगा? 0। कैसे होता है समझना थोड़ा सा। देखो भाई कभी भी ट्राइंगल कैसे बनता है? 2 पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट यहां पे होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा ये वाला, ये कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है। मैंने बोला अगर 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और तीसरे पॉइंट को हम थोड़ा और नीचे ले आए तो एरिया कम हो जाएगा। इस पॉइंट को और नीचे लिया, एरिया कम। फिर इस पॉइंट को मैं और नीचे ले आया, एरिया और कम हो जाएगा। और नीचे लिया, एरिया और कम हो जाएगा। अब मैं वो जो तीसरा पॉइंट था उसको उठा के उस लाइन के ऊपर ही ले आया, तो उस पॉइंट पे वो ट्राइंगल तो बन रहा है बट लेकिन उसका एरिया कितना है? 0। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब कभी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं उनका एरिया कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बट लेकिन वो कॉन्सेप्ट तुम्हारी बुक से हट चुका है। एक फॉर्मूला था, मस्त सा फॉर्मूला था, ठीक है, वो भी था, बट लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे याद रख सकते हो। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका ए बी प्लस में बी सी, ये दोनों को सम करोगे तो ए सी के बराबर आएगा। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो आ गया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करेंगे। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो भैया इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद इस पूरे डिस्टेंस के बराबर आता है तो भैया तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है भाई, सही बोल रहा हूं? चलते हैं आगे फटाफट। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा क्या है 1,5 एंड दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 2,3 और तीसरा पॉइंट हमारा कितना है -2, -11। ठीक है, यही है। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, नहीं पूरे के बराबर आना चाहिए, तब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं किसका? इस वाले का डिस्टेंस। 2 में से इसको माइनस करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को इसमें से माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करो, स्क्वायर,
प्लस में 3 में से 5 को स्क्वायर करा, ये स्क्वायर, फटाफट सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट में 5, कितना आ गया √5। ठीक है भाई, प्लस अब इसको निकालते हैं, इसको निकालने के लिए रूट ओवर -2 में से माइनस करो इसको, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस का, प्लस -11 -3, -11 -3 कितना होता है -14, -14 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का स्क्वायर एक बार करके देख लो, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 14 का होता है 196, तो तब भी एक बार करके देख लो, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 1 एकम 1, 196, तो रूट ओवर 196 प्लस 6 कितना आएगा, 196 और 10 होता है 206, 206 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 212, ये आ गया भाई हमारा 212 डिस्टेंस आ गया। अब साथ में हमें दोनों का, इन दोनों का निकाल लिए, निकाल लिए, अब 1 से इसका डिस्टेंस पूरा निकाल लेते हैं, पूरा डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा रूट ओवर, इसमें से ही माइनस कर दे रहा हूँ, 1 से ही माइनस कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, इससे करते हैं -2 -1 कितना आएगा, -2 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, प्लस -11 में से -5 जाएगा, कितना बचेगा -16 स्क्वायर, -11 में से -5 जाएगा, -16 स्क्वायर, 1 में से कितना है, और -2 है ना, -2 में से -1 गया, एक सेकंड मैंने करा, कुछ गलती तो नहीं करी, -2 -1 -3 होगा ना, सीधी बात, -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होगा, अरे भैया 16 का स्क्वायर बताओ ना कितना होगा, होता नहीं है, आता नहीं, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 6 1 जा 6, 6 6 12 और 3 कितना आएगा 15, 15 का 5 हासिल किया ऊपर, 1 1 में 1 और 1 2, 256 कितना आएगा 256। जब इसको हमने सॉल्व किया तो जोड़ा तो कितना बन रहा है बताओ, 256 और 9 कितना होता है, जब मैं इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 265, कितना आएगा 265। अब चेक करो क्या ये, ठीक है, √5 और ये इसके बराबर आता है या नहीं आता, आता है तो बताओ, नहीं आता तो नहीं बताओ, अगर आता होगा तो वो कोलिनियर होंगे, आता नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, चेक करके खुद आंसर चेक करना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, चेक करो कि भाई ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं, एक बार फटाफट 1 मिनट का टाइम है आप लो, ठीक है भाई, जल्दी देखो, आप कंप्लीट करो, सवाल लिखो। मैसेज भी चेक करने होते रात का समय, ठीक है भाई, चलो चेक वेदर 5,2 6,4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है भैया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इन्होंने तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं, पहला कोऑर्डिनेट दिया 5,-2, दूसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया 6,4 एंड तीसरा दिया 7,-2। कहता चेक करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस तो नहीं है, अगर वर्टिसेस होंगे तो भैया दो साइडें बराबर आएंगी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इट मींस क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट, सबसे पहले वाला डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, 6 में से 5 माइनस होंगे, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने तो फॉर्मूला सिखा दिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से -2, अब देखना 4 -2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, तो √1 प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस 6 आए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ओवरऑल कितना आ गया √37, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आया 37, ठीक है भाई। अब मैं निकालता हूं ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ कितना आएगा 7 - 2 √7 - 2 7 - 5 -2 -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 7 में से 5 गया कितना आएगा भैया, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, प्लस में ये गया माइनस माइनस प्लस, +2 - 2 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया भैया ये तो 2 आ गया, ये डिस्टेंस कितना आया 2, 6 में से 5 गया, 4 में से -2 गया, ठीक है, तो ये हमारा सही है। ये डिस्टेंस देखो भाई, ये दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इसकी बराबर नहीं आ रही। अब एक बार मैं और चेक कर लेता हूं कि ये भी डिस्टेंस निकाल के देख लेता हूं भैया, क्या पता ये और ये कोई और बराबर आ जाए। अभी तो मैंने ये दोनों निकाले ना, अभी ये भी एक बार ये निकाल लेता हूं, तो भैया क्या पता ये डिस्टेंस, ये वाली जो लेंथ है ये किसी और के बराबर आ जाए, तो वो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों को भी एक बार निकाल लेता हूं, क्या है इन दोनों को, तो मैं यहाँ 6 - 7 कर देता हूँ, √, कुछ नहीं कर रहा,
6 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 में से 7 गया स्क्वायर, फिर भैया प्लस 4 में से माइनस करूंगा माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, 6 में से गया ये आया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 6, प्लस का 6 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 प्लस में 36, देख सकते हो रूट आ गया 37। ये 37 इस 37 के बराबर, इट मींस भैया ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, तो इट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है, क्योंकि कोई भी दो साइड बराबर आ गई तीसरी बराबर नहीं आई, तो दो साइड बराबर आने का मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस ये फॉलो करता है। नेक्स्ट सवाल से करने से पहले क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। अगर चैप्टर में प्रॉपर्टीज आपको मालूम होंगी तो कुछ सवाल ऐसे कभी कभार आ जाते हैं जिसमें आपको वो सवाल में ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने लग जाए, करने का मन नहीं लगेंगी, सीधी सी बात। कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है उस पर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा जनरल क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, जनरल क्वाड्रिलेटरल की एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज है कि नो साइड इक्वल, उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, नो साइड पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, कोई भी साइड बराबर नहीं है और कोई भी एंगल बराबर नहीं है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल से मैं आपको अलग अलग शेप बना के दिखाऊंगा विद प्रॉपर्टीज। अगर मान लेते हैं उस जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अगर उस जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड क्या आ गई, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड क्या आ गई बराबर, एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड क्या आ गई बराबर आ जाए और अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए, तो उस फिगर का नाम होता है, उस फिगर का नाम होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम, जीएम का मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो बराबर हो एंड अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और साथ में ये भी बोलते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। इट बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है दोनों को एक दूसरे पे मिड पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है भाई। अब अगर कोई पैरेललोग्राम, ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल्स जनरल में कुछ भी बराबर नहीं होता, अगर उसकी अपोजिट साइड बराबर हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिसकी शेप क्या होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है। अगर गलती से इसी पैरेललोग्राम की सभी के सभी एंगल, अगर गलती से इसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल, अभी तो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं है ना, अलग अलग है, देख रहे हो। अगर गलती से सारे के सारे एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ऑल एंगल 90 डिग्री हो जाए, इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, तब ये बन जाएगा एक नई शेप जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होती है, एक बार ध्यान, रेक्टेंगल क्या होता है भाई समझना, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड भी बराबर होती है, अपोजिट साइड भी बराबर होती है और अब पैरेलल भी होती हैं, और सभी के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा केस, अब इसी से एक केस बनता है ऑल एंगल 90 डिग्री वाला। दूसरा केस मैं आपको बोलता हूं कि मान लेते हैं पैरेललोग्राम से ही अगर सभी के सभी साइड्स ऑल साइड इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल, देखो पैरेलल तो रहेंगी साइड, पैरेलल यहां पे भी है, पैरेलल यहां पे भी है। अभी मैंने 90 डिग्री का एंगल कर दी सारे सारे, तो रेक्टेंगल बन गया। अगर किसी पैरेललोग्राम में सारी साइडें क्या हो जाए बराबर हो जाए, अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइडें क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो वो एक नया शेप ले लेता है, उस शेप का नाम होता है रोम्बस। क्या बनता है नाम? रोम्बस। ठीक है भाई। इसको अच्छे से बना देता हूं एक बार, जिससे कि लगे कि भैया रोम्बस तो बनाया है। रोम्बस एक ऐसी शेप है जिसके अंदर सारी साइडें बराबर होती हैं, बिल्कुल सही है, सारी साइडें बराबर होती हैं, बिल्कुल सही बात है भैया। सारी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अब सारी साइडें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एंगल इसके अंदर 90 डिग्री नहीं होते। देखो पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री कर दोगे वो रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम की सारी साइडें आप बराबर कर दोगे तो वो रोम्बस बन जाएगा। और गलती से आपने
ऑल साइड इक्वल तो है ही, यही सभी की सभी साइडें इक्वल तो है, बस साथ में 90 डिग्री के एंगल कर दिए। जितने भी एंगल 90 डिग्री के थे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो तभी तो बोलते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट नॉट ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स। ठीक है भाई, बात समझ आना कि ठीक है भाई, सभी के सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, बट लेकिन सभी के सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले चार्ट को समझो। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है भाई, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, आंख बंद करके समझना तो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड बराबर हो जाए और पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बनेगा। बिल्कुल सही बात है, अपोजिट साइड बराबर हो जाए एंड पैरेलल हो जाए तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर यही अपोजिट साइड में गलती से बस एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री का, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर वो सारी की सारी पैरेललोग्राम की साइड बराबर हो जाए आपस में, पैरेललोग्राम की सारी साइड आपस में बराबर, तो रोम्बस बन जाएगा। अगर उसके एंगल भी 90 डिग्री के हो जाए सारे के सारे, तो रोम्बस के बाद स्क्वायर बन जाएगा। तो एक स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये था। अगर मैं तुम्हें बोलूं यहां तो अपोजिट साइड पैरेलल हुई है, यहां पे अगर वन पेयर पैरेलल हुआ है, अभी तक हम यहां क्या पढ़ रहे थे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सिर्फ अगर एक ही पेयर पैरेलल हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ट्रेपेजियम। क्या बनेगा, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसपे केवल एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं और उसके अलावा नहीं होती। और इन प्रॉपर्टीज का आपको इस्तेमाल सवालों के बीच में करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है, और ये इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, एक बार मेरे को बैटरी भी देख लें तो क्या इसमें बैटरी तो बची है ना माइक में। बैटरी माइक में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉइस भी अपनी क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अरे भाई, वॉइस भी क्या हो रही है अपनी, रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, सेक्शन फॉर्मूला, यही बोला और कुछ नहीं बोला। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये समझना। ये बोलता है, कहता है कि अगर कोई दो कोऑर्डिनेट है, मैंने बोला जैसे x1 और y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2, कहता इन दोनों पॉइंट्स को कोई भी एक दूसरा पॉइंट आता है वो कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक और पॉइंट आया जिसको हमने नाम दिया x और y, कहता वो इस वाली लाइन को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, जिस रेशियो का हमने नाम दिया m और जिस रेशियो का हमने नाम दिया n। तो कहता अगर हमें कोई वो रेशियो बता दे कि अगर हमारे को दो पॉइंट के बीच में कोई एक दूसरा पॉइंट आया और उसने लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से इस पॉइंट को बता पाएंगे कि ये पॉइंट कौन सा है। बात समझ आ गई है। तो ये कोई भी रेशियो हो सकते हैं, mn, m1, m2, कुछ भी हो सकता है, और ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये पॉइंट कितना होगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कहता अगर कभी भी तुम्हें किसी भी पॉइंट ने किसी भी लाइन को अगर बीच में इंटरसेक्ट किया है, मतलब बीच में रेशियो में डिवाइड करा है, तो वहां पे जो x का कोऑर्डिनेट होता है, x मींस इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो बराबर होता है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट को पकड़ो, m को पकड़ो, m मल्टीप्लाई करो क्रॉस इस वाले m को मल्टीप्लाई करो यहाँ के x2 से, m को मल्टीप्लाई करो x2 से, प्लस n को मल्टीप्लाई करो इस इधर वाले x1 से, किससे मल्टीप्लाई करो, n से। करना कुछ नहीं है, m को पकड़ो इसके x से, n को पकड़ो इसके x से। सीधी सी बात, जब x निकालोगे तो x से मल्टीप्लाई करो, y निकालोगे तो y से मल्टीप्लाई करो। करना किसको मल्टीप्लाई, m और n को करना है, और क्रॉस करना है, ध्यान रखना हमेशा। सबसे पहले m को पकड़ा इधर से मल्टीप्लाई, n को पकड़ा इधर के x से। अब दोनों में क्या करना है, नीचे में m प्लस में n। क्या डेरिवेशन आएगा इसका, बिल्कुल नहीं आएगा, जरूरी भी नहीं है, नहीं करना। ठीक है, खत्म करो बात को। अब आते हैं भैया y, अगर कोऑर्डिनेटर से कोई पूछ दे y बताओ, जब y की बात करोगे तो y से मल्टीप्लाई करोगे, तो m को पकड़ो y से मल्टीप्लाई करो, m को पकड़ा y2 से मल्टीप्लाई करा, n को पकड़ा किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्रॉस y1 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइडेड में कितना आएगा, m प्लस n तो रहेगा ही रहेगा, नीचे दोनों में क्या रहेगा, m प्लस n रहेगा। ये दो फॉर्मूले आपके बनते हैं किसी भी दो कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, x और y को निकालने के लिए, कि m x1 m x2 प्लस n x1 और डिवाइडेड में m प्लस n। देखो मैं ऐसे वेरिएबल्स में याद नहीं रखता, सीधी सी बात, मेरे को एक पता है, अगर कभी भी कोई लाइन में दो कोऑर्डिनेट कटेंगे, यहाँ पे चाहे x बोल दो चाहे y बोल दो, और यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट लिख दो a1 b1, और यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट रख दो a2 b2, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से अगर कोई पूछ रहा है
ये कोऑर्डिनेट बता भाई, ये वाले कितने कोऑर्डिनेट होंगे, इन कोऑर्डिनेट को मैंने नेम भी बदल दी, एम और एन कर दिए। अगर कोई मुझसे एम की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया बता ये एम की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे को पता है एम अगर निकालना है, इधर का रेशियो पकड़ना है एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है उधर के एक्स से, इधर का एक्स कितना है a2, प्लस में इधर का y पकड़ना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है इधर के x से, इधर का x है कितना a1, डिवाइडेड में दोनों को सम कर देना है ऊपर x प्लस में y। तो ऐसे तो x निकलेगा, ऐसे ये निकलेगा, बट बुक के अंदर ये वाले नोटेशन इस्तेमाल कर रखे हैं, इसलिए मैं भी ये वाले नोटेशन इस्तेमाल कर देता हूं। ठीक है, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो कि भैया आपने ये क्या कर दिया। ठीक है, रटना नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब बस मैं आपको जो दिखा रहा हूं उस तरीके से समझा रहा हूं, आप समझ लो कैसे करना है। हाँ, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो ये डाउट जरूर रह सकता है कि भैया कि ये डेरिवेशन कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का मतलब ये बोल रहा हूँ कि अभी जरूरी नहीं है आपको। ठीक है भाई, बट तब भी देखो m को पकड़ना है क्रॉस चलाना है, n को पकड़ना है क्रॉस चलाना है, एक बार फटाफट इसको जल्दी लिखो और एक बार कॉपी में बिना देखे लिखने की ट्राई करो। बस जैसा बोल रहा हूँ एक बार कर लो भाई, कितना मजा आएगा। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा देखना चैप्टर कितना लल्लू सा लगेगा। चलते हैं आगे। अब देखो इस सवाल को जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो या तो कभी भी आप m रेशियो n लगा सकते हो, जायज है आप इस रेशियो को भी मान सकते हो। कभी कभी सवाल में रेशियो गिवन नहीं होगा, कभी कभी सवाल में क्या होगा रेशियो गिवन नहीं होगा, तो हम अब वहां पे क्या करेंगे, देखो m रेशियो n लो, या ऐसे भी तो ले सकते हो भैया m अपॉन n रेशियो 1, ये भी तो ले सकते हो। n को इधर लिया, m अपॉन n आ गया रेशियो, और इसी m अपॉन n को आप एक वेरिएबल मान लो k रेशियो 1। जहां पहले दो दो वेरिएबल आ रहे थे, अब गेम में कितने वेरिएबल आए हैं, सिर्फ एक वेरिएबल आया k। अब k का आंसर जो भी आएगा, मान लेते हैं k का आंसर लेट से आया भी है 2/3, तो आपको पता है ऊपर वाला कितना है m, नीचे वाला कितना है n, तो आपको पता है रेशियो कितना, फाइनल रेशियो कितना आएगा 2:3, क्योंकि 3 कहां चला जाता है ऊपर। बात समझ आती है मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, मैं ये कहना चाहता हूं इस सवाल के अंदर m और n दे रखा था जब एक एक वेरिएबल अलग अलग आ रहे थे। मैंने बोला अगर यही तो रेशियो है ना, मैं n को यहां लिख के 1 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, जब n को यहाँ डिवाइड लाऊंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 1। क्या मैं m अपॉन n को कुछ मान सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, मैंने बोला k मान लो। तो जब k माना तो मैंने बोला कि अब मेरी गेम में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा 1 है। तो जब मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा देखना एक बार। मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है x1 y1 और इधर ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बीच में कोऑर्डिनेट है x और y। हमें ये निकालना है और रेशियो कितने हैं k रेशियो 1, k रेशियो 1 में डिवाइड करा हुआ। अब कोऑर्डिनेट निकालना, देखना कि थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्या जब x निकालोगे इस k को मल्टीप्लाई करोगे इसके x से, तो k को मल्टीप्लाई करा x से तो x2 आ गया, प्लस ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे इधर x से तो ये कितना आ जाएगा x1। देख रहे हो कोई वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल चल रहे थे, एक वेरिएबल आ गया, नीचे डिवाइड में इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा k प्लस में 1। तो पूरी गेम के अंदर तुम एक चीज ध्यान देना, सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है जो कि है k, अदरवाइज दूसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा। सेम तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा y का कोऑर्डिनेट बताओ तो y का कितना आएगा, k को पकड़ो y से मल्टीप्लाई प्लस 1 को पकड़ो y से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया y1 डिवाइडेड में कितना आएगा k प्लस 1, कितना आएगा k प्लस 1, ये हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, पक्की बात है सबको। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको बता दी k रेशियो 1 भी मान सकते हैं, m n रेशियो भी मान सकते हो, k रेशियो 1 भी मान सकते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कभी भी कोई एक लाइन जो भी जुड़ी पड़ी है उसको अगर एक पॉइंट, अगर कभी भी कोई भी एक पॉइंट इसको 1:1 में काटता है, 1:1 में काटता है, 1:1 का मतलब क्या, मैंने बोला कि ये वाला हिस्सा डिवाइड में वाला हिस्सा काटने में 1:1 आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कभी भी रेशियो अगर 1:1 आएगा तो बीच वाला पॉइंट कौन सा होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। किसी भी दो लाइन के बीच का जो भी पॉइंट होगा, मिड पॉइंट जो भी होगा, उस पॉइंट को जैसे ही आप बनाओगे तो वो रेशियो कौन सा, 1:1 का होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो अगर इनका रेशियो 1/1 आ रहा है, इसका मतलब जब इस वाली लाइन, इस वाली साइड को नाम दे देते हैं ए बी सी, जब ए बी साइड निकली होगी इसको डिवाइड करा गया होगा बीसी साइड से, तो कट के कितना आ रहा होगा, 1:1। दोनों मतलब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी रेशियो कितना आ सकता है, 1:1 आ सकता है। इसीलिए बी पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट, तब ये रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। तो जब भी कभी मिड पॉइंट की बात होगी तो रेशियो हमेशा कितना होगा, 1:1 ही होगा।
इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, सीधा सवालों पे उतरते हैं। फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। कहता है एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 3, 4, -3 और एक और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 8, 5। कहता है इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, बीच में कहीं पे भी मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड आउट करना है। कहता है ये कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन सेगमेंट को इतने रेशियो में काट रहा है, मतलब 3:1 में। बड़ा वाली चीज को 3 मान लेंगे, छोटे वाले को कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। 3:1 में क्या करता है, काट रहा है। मैंने बोला अच्छा भाई 3:1 में काट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं आगे सवाल को। अब मैंने बोला भाई एक बात बताओ, जब 3:1 में काट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर x निकालना है तो हम x को रखेंगे। मैंने बोला x को रखेंगे, जो दे रखा होगा 1 दे रखा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जो भी ये रेशियो दे रखा है। तो मेरे को दे रखा था 1 मल्टीप्लाई होगा x से, जब x निकालोगे तो x से मल्टीप्लाई, 1 निकाला किससे 8 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 3 पकड़ा x से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड में इन दोनों का सम, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, प्लस में कितना आएगा 4 × 12 डिवाइडेड में 4, 12 और 8 हो गए 20 डिवाइडेड में 4, 4 × 5 = 20। तो x की वैल्यू कितनी आती है 5। बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही y अगर निकालना होगा तो y के लिए y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कभी y निकलेगा इस 1 को मल्टीप्लाई करो y से, तो जब y से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5, प्लस में इस 3 को मल्टीप्लाई करो इस y से, तो 3 को मल्टीप्लाई करा y के कोऑर्डिनेट से -3, डिवाइडेड में इन दोनों का सम कितना आएगा 4। तो y इक्वल्स टू में 5, 3 को इस मल्टीप्लाई करोगे -9 डिवाइडेड में 4, -4 डिवाइडेड में 4 -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है -1 आ गई है आप सबके सामने। तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट था वो कोऑर्डिनेट कितना था x, y, वो निकल के आ चुका है। x की वैल्यू आई है x की वैल्यू आई है कितनी 5 और y की वैल्यू आई है -1। ये हमारा कोऑर्डिनेट था जो कि आ चुका है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पहले आप करोगे उसके बाद मैं करूंगा। 1 मिनट का समय दो अपने आप को, ट्राई करने की कोशिश करो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6, देखो सवाल क्या बोल रहा है। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, मैं लाइन सेगमेंट बना देता हूं आपको। एक है a जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -6, 10 और दूसरा कितना है b, कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, -8। ठीक है भाई, एक है 3, -8, एक है -6, 10। कहता एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, कहता एक पॉइंट है जिस लाइन के ऊपर, मान लेते हैं कहीं पे भी होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है -4 और 6। कहता है ये पॉइंट कितने रेशियो में काटता है, इस वाली लाइन को डिवाइड करता है, बांटता है, काटता बांटता, समझ लो कि ये पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में बांटता है। इंटरनली बांटेगा भाई, एक्सटर्नली वाला तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है भाई, अब सबसे पहली बात, अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे हैं जो 2 टाइप से मान सकते हैं। कोई बच्चा m और n मान के भी कर सकता है और कोई बच्चा k और 1 मान के भी कर सकता है। बट सबसे इजी मैं आपको बोलूंगा, कभी भी रेशियो का सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि कितने रेशियो में बांटना है, आप हमेशा ट्राई करो कि रेशियो को मान लो k:1। तो आप यहाँ बोलो लेट रेशियो इज k:1। कितना आ रहा है k:1 को आप रेशियो मान लो, जिसमें से आपको पता है कि भैया k क्या होता है, k होता है m/n। यहां ध्यान रख लो k क्या होता है m/n, जो कि m और n की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका रेशियो डिवाइड करना है। तो मैंने बोला कि भाई रेशियो पता नहीं अपने को, इसको मान लेते हैं k, इसको मान लेते हैं 1। तो मुझे रेशियो मिल गए, k:1 मिल गए। मुझे पता है जब k:1 होता है तो ये x की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। और x की वैल्यू मुझे पहले से ही गिवन है, x की वैल्यू मुझे पहले से गिवन है कितनी -4। कितनी गिवन है -4। और मैं जानता हूं ये वैल्यू किसके बराबर होती है, इस रेशियो को पकड़ो इसके x से मल्टीप्लाई करो, इस रेशियो को पकड़ो इसके x से मल्टीप्लाई करो, प्लस उस रेशियो को पकड़ो, वो वाला रेशियो कितना है 1, उसको मल्टीप्लाई करो इधर वाले x से, इधर वाला x कितना है -6, और नीचे दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, k+1 कर दो। इक्वेशन आपके सामने बनेगी, k+1 को इधर ले जाओ, -4 आ रहा है, हाँ -4 मल्टीप्लाई डिवाइड का है तो वहां जाके मल्टीप्लाइड का होगा, k+1 इक्वल्स टू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3k, प्लस में ये कितना हो जाएगा, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 6 आ गया।
मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं बस इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा माइनस का 4k प्लस 4, ओ प्लस 4 क्यों आएगा, माइनस का 4 माइनस 4k माइनस का 4 इक्वल्स टू ये आएगा भैया 3k माइनस का 6। मुझे k की वैल्यू चाहिए तो ये k इधर ले आऊंगा, ये k इधर लेके माइनस का 4k माइनस का 3k, ठीक है भाई। ये माइनस का 4 उधर लेके क्या बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4, शाबाश। ये बन गया माइनस का 7k इक्वल्स टू माइनस का 2 बन गया। अब भैया माइनस से माइनस काट दो तो k की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 2:7। k की वैल्यू आ रही है 2/7, तो जो हमें रेशियो चाहिए था वो है k:1 और k की वैल्यू कितनी आ रही है 2/7:1। 7 को इधर भेज दो तो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 2:7। कितना आ रहा है 2:7। तो एक रेशियो होगा इसमें से 2 और एक होगा 7। तो ऐसे फाइनल आंसर देना है, यहां तक ऐसे मत छोड़ के आता ना k = 2:1। नहीं, उसने पूछा इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड है, तो तुम बोलोगे 2:7k में डिवाइड है। ये 7 जब यहाँ डिवाइड करता वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, इसीलिए 2:7 के अंदर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। किसी किसी को लगता है कि नहीं हम m और n वाले तरीके से करेंगे, तो mn वाले तरीके से करो, जैसा आपको सही लगे करो। अब बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल एक बार करके दिखा दो, क्या है ये वाला सवाल, इन फाइंड द रिलेशन विद द y एक्सिस। हाँ, अब ये वाला सवाल है। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, अब y एक्सिस डिवाइड करेगी तो क्या होगा बताओ। देखो सवाल थोड़ा समझना, पिछले वाले सवाल के अंदर आपको कोऑर्डिनेट गिवन था, अब मेरे को सवाल का लेवल बढ़ाना था। मैंने बोला यार सवाल का लेवल बढ़ाना था तो हम क्या कर दें, इस कोऑर्डिनेट को मिसिंग कर दें। जब मैं कोऑर्डिनेट मिस करूंगा तो मैं कोऑर्डिनेट मिस कर दिया, देख रहे हो कोऑर्डिनेट मैंने मिस कर दिया इस वाले में, बट मैंने कुछ अलग इंफॉर्मेशन दी है इसके अलावा। तो मैंने अलग इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, इन विच द y एक्सिस डिवाइड, ये अलग इंफॉर्मेशन है। अब इसका इस्तेमाल करके बताओ भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, फाइंड द रिलेशन विद द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज दिस। लाइन सेगमेंट क्या है, 5, -6, इसको ज्वाइन कर रही है -1, -4। कहता है इस लाइन सेगमेंट को एक y एक्सिस डिवाइड करती है। कौन डिवाइड करती है, y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस डिवाइड करती है। अब एक बात बताओ, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसका मतलब इस बात में कुछ तो दम है, कुछ ना कुछ तो ये कहना चाहती है। जब y एक्सिस डिवाइड करेगी तो किस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे। यही पॉइंट तो हमारा होगा x और y। पहले सवाल में हमें ये वाला xy गिवन था, इस वाले सवाल में ये वाला xy गिवन नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब एक बार ध्यान दो, ये जो y एक्सिस है, इसी y एक्सिस के ऊपर तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब आई ना बात दिमाग में कि भैया y एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट आ रहा है, तो भैया कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन थी। क्या इंफॉर्मेशन की, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है वहां पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यही तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट दिखने में xy दिख रहा है, लेकिन इसका x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और y तो y, ये y फाइंड आउट कर लेना। हमें एक कोऑर्डिनेट 0 मिल गया तो हमारा काम हो गया। मुझे नहीं पता कितने रेशियो में डिवाइड करता है, मैंने मान लिया k:1। कितना मान लिया, k:1। लेट रेशियो k:1, जिसमें से मुझे पता है k किसके बराबर है, m/n के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे भैया। अब k रेशियो पता है, मुझे पता है x की वैल्यू कितनी है, 0, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x, तो x की वैल्यू मुझे पता है 0। और ये 0 कैसे निकलती है, इस वाले रेशियो को डिवाइड करो इस वाले x से, k को मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो इधर के x से, कितना आएगा 5, डिवाइडेड में दोनों को जोड़ दो। अब k + 1 को इधर ले आओ, ये तो 0 है, 0 को किसी, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, बराबर माइनस का k प्लस का कितना आ गया 5। k की वैल्यू इधर रखो, ये आ गया 5। अब k की वैल्यू आ रही है 5, कितनी आ रही है 5। अब तुम बोलोगे भैया ये तो रेशियो कहाँ निकला, अरे भाई k की वैल्यू कितनी आ रही है 5, 5 का मतलब 5/1, और ये होता है m/n के, और मुझे चाहिए था k:1, तो ये आ तो गया 5:1 रेशियो, आ तो गया 5:1।
अब हमें पता है 1 वहां मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो क्या बनेगा 5:1, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड रेशियो कि भैया रेशियो कितना आएगा 5:1। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल था। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ, अच्छा इंटरसेक्शन भी बताना है, रेशियो तो फाइंड करना था, कह रहा आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहता इंटरसेक्शन का पॉइंट भी बता दो। अरे भाई पहला कोऑर्डिनेट तो पता लग गया ना 0, दूसरा निकालना है y। अच्छा y निकालना है, y के लिए हमें रेशियो पता होनी चाहिए, रेशियो कितनी है, k की वैल्यू कितनी है, ये 5 आ गई, यहाँ पे 5 पता लगी है, तो 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, इसके y से, इसका y कितना है -4, प्लस इधर के 1 को मल्टीप्लाई करो इधर के y से, 1 को मल्टीप्लाई करो इधर के y से, दोनों को जोड़ दो 5 और 1 6, तो y का कोऑर्डिनेट आ गया -20 -6 डिवाइडेड में 6, y की वैल्यू -20 -6 कितना हो गया -26 डिवाइड में 6, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट। इसको सॉल्व कर लेना, काट लेना, आ गया आपका कोऑर्डिनेट आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है, इफ दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अब देखो इस सवाल में एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद कितने सवाल रह गए हमारे, एक बार चेक कर लें, एक ये सवाल है एंड ये सवाल है एंड उसके बाद स्लाइड खत्म। ठीक है, 3 सवाल रह रहे हैं, फटाफट 3 सवाल को एक बार जल्दी जल्दी लगाते हैं, एक आध सवाल को मैं आपको बना के दिखा दूंगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, एक बार मेरे को देखने दो, माइक में साउंड आ रहा है, साउंड प्रॉपर्ली चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, एक काम और करते हैं, मैं बैटरी चेंज ही कर लेता हूँ, क्या पता भाई साउंड ना, इसलिए मैं बैटरी बदल ही लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, फुल बैटरी हो गई है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो भाई क्या है, कह रहा है इफ दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। कह रहा है कि एक ऑर्डर के अंदर एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम के लिए पेन इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है, मैंने बोला ठीक है, कहता इस कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है कितना 4,y, तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा x,6, चौथा कोऑर्डिनेट है 3,5। कहता 4 कोऑर्डिनेट है, चारों के चारों वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के एक ऑर्डर के अंदर। मैंने ऑर्डर ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लाइन से लिखे, ऐसा लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डर नहीं होता, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी से। फाइंड द एक्स एंड वाई, कहता एक्स एंड वाई की फाइंड करो। तो मैंने बोला अच्छा एक चीज बताओ, देखो ध्यान रखना, 2 तरीके इस सवालों करने के लिए। हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि भैया अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बराबर, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। तरीका बता रहा हूं, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ये साइड को जब इस साइड से बराबर करोगे तो एक एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी, बिल्कुल सही। इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर करोगे तो एक एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी, बट लेकिन वो सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी पड़ जाएगा। तो इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखना, ठीक है। वो प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी, लग जाएगी, लेट मी चेक, ओके मैं तो वो लगनी चाहिए, चलो ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है, कहता पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। क्योंकि मैंने बोला मिड पॉइंट का कोई सवाल नहीं करा, इसलिए मैं वाला सवाल करा रहा हूं, ध्यान से रखना। पैरेललोग्राम के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे काटते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस वाली लाइन को गौर करो, एसी लाइन को गौर करते हैं, किस वाली लाइन को, एसी लाइन को गौर करना। एसी लाइन पे ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश बोल देता हूं, क्योंकि यहां पे भी एक्स लिखा है यहां भी वाई लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ये जो पॉइंट है मैं बोलता हूं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स डैश एंड वाई डैश। तो मैं अभी तुमसे जानना चाहता हूं ये जो एक्स डैश होगा
ये किसके बराबर होगा? एक चीज बताओ, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, क्या ये और ये दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि भी हम जानते हैं, अब मैं एसी को बना रहा हूं, यहां पे देखना एसी, ये है ए और ये है क्या? सी। ए का कोऑर्डिनेट है भैया 1,2 और बी का सी का कोऑर्डिनेट कितना है? x,6। यही तो कोऑर्डिनेट है। मैंने बोला एक पॉइंट है जो इसको बीच में कट कर रहा है, कितनी बराबर बराबर दूरी पे कट कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने बोला जब भी कभी दो डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे तो मैं जान सकता हूं कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा? दोनों का 1:1 होगा और ये बीच वाला क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट अगर निकालना है, ये x डैश और ये y डैश, मिड पॉइंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट वही लगता है कि इसका 1 पकड़ो इससे मल्टीप्लाई, इसका 1 पकड़ो इससे मल्टीप्लाई, बट 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो सिंपल क्या तरीका होगा? मिड पॉइंट जब हमें पता लग जाए कि मिड पॉइंट है, तब कुछ मत करो, अगर x निकालना है तो दोनों के x को जोड़ो। x और x कितना हो गया? x + 1 डिवाइडेड बाय कितना? 2। दोनों के x और x को जोड़ो और 2 से डिवाइड दे दो। दोनों के x और x को जोड़ो और दोनों से किससे डिवाइड दे दो? x से डिवाइड दे दो। ठीक है भाई, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड को। हाँ जी, तो 1 और 1 रेशियो आ गया। जब हमें पता लग जाएगा कि ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पता लगने के बाद तुम्हें अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है, कुछ नहीं करना, x और x को जोड़ो, 2 से डिवाइड दे दो। जो ना x को जोड़ा, 2 से डिवाइड दे दिए, ये इसका क्या निकल कोऑर्डिनेट निकल के आया। अगर मुझसे कोई पूछेगा y का निकालो, तो भैया y का जब मुझे कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसके y वाले को जोड़ो, 6 और 2, 6 + 2 को जोड़ो, डिवाइड बाय किससे दे दो? 2 से दे दो। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 4। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 4। y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है, मेरे को x डैश निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को y डैश निकल गया। y डैश कितना निकला कि 6 और 2 को जोड़ा, मेरा कितना आया? 6 और 2 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, जो कि कितना आया? 4। अब मैंने बोला एक चीज ध्यान रखो, ये इसका मिड पॉइंट था, उसी तरीके से क्या बी और डी का भी मिड पॉइंट नहीं है ये वाला पॉइंट? अरे भाई, बी और डी का भी तो मिड पॉइंट हो गया कि ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस का बराबर है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मुझसे कोई एक्स निकालने के लिए बोलेगा तो इसके एक्स को जोड़ दूं, 4 और 3 डिवाइडेड बाय किससे करूंगा? क्या 2 से डिवाइड करूंगा? तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3.5। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश। यही हमसे पूछ रहा था, x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ। बहुत इजी, बहुत सिंपल थी, वरना अगर अलग तरीके से जाओगे तो वरना फंस जाते, इसको इससे बराबर करते, फिर इसको इससे बराबर करते, 2 इक्वेशन आते, उनका लीनियर इक्वेशन लगाते, बहुत लेंथी सवाल बनता, वो हमें नहीं बनाना था। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। सवाल यहाँ पे समझ आ गया होगा, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है। कभी भी मिड पॉइंट निकालना और कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना तो कुछ नहीं करना, दोनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, उससे 2 से डिवाइड। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों y के कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड। बस सिंपल सा यही रूल है, यही फंडा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is this, फलाना ढिमकाना। देखना भाई क्या है, छोटे छोटे सवाल है, देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle। कहता है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका एक क्या है? सेंटर है O। मान लेते हैं, मैं बोल देता हूँ, सेंटर लिख रखा है यहाँ पे, उस सेंटर का नाम दे रखा, मैं सेंटर का नाम लिखता O। कहता सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, -3। सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहता AB एक डायमीटर है सर्कल का, एक AB क्या है? डायमीटर A, और ये B क्या है? डायमीटर, जिसमें से सेंटर दे रखा है कोऑर्डिनेट इतना एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसको कितना? 1,4। कितना दे रखा है? 1,4। कहता है ए के कोऑर्डिनेट बता दो कितने होंगे। कह रहा है ये जो x और y है इसका कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा। अरे यार सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो सिंपल सा क्या। सबसे पहली बात, अगर ये डायमीटर है और ये सेंटर है तो हमें पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। जब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो रेशियो क्या हो गए? 1:1। और जब रेशियो 1:1 है तो मैं समझ गया ये क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, ये 2 की वैल्यू जो x निकला, ये जो 2 निकला, कहां से निकला होगा? इधर का x प्लस इधर का x डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट थ्योरम, सीधी सी बात, कि ये जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तब आया होगा, ये वाला x तब आया होगा जब इधर के x को और इधर के x को जोड़ा, 2 से डिवाइड दिया। सीधी सी बात, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 = x + 1। 1 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ?
माइनस का हो जाएगा 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सेम टू सेम y। अब y के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। ये वाला y का कोऑर्डिनेट कब आया होगा? ये y का कोऑर्डिनेट -3 है, तब आया होगा जब इधर का y और इधर के y को जोड़ा। इधर का y तो y प्लस इधर का y कितना है? 4, और 2 से डिवाइड दिया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? -6 इक्वल्स टू y + 4 आ जाएगा। ये 4 प्लस का इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -4। कितना हो गया? y की वैल्यू आ गई टोटल -4 -6 -4 -10, ये हो गया। तो ये y की वैल्यू आ गई -10। ये रहा पूरा का पूरा सिंपल सा कोऑर्डिनेट। फटाफट इसको देखे कंप्लीट करें। बहुत सिंपल सा सवाल था, एनसीईआरटी का अच्छा सवाल था। लास्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। इफ a and b are -2 and this respectively find the coordinates of p such that ap is equal to this and p lies on the line segment ab। ठीक है, कहता है ab एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है भैया a, जिसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? -2 ठीक है भाई। और दूसरा कोऑर्डिनेट है b, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, कहता कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p के सच दैट, कहता जो AP है AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB के बराबर। AP जो है वो 3/7 टाइम्स ऑफ AB के। अच्छा मैं AB को यहां डिवाइड दे दूं तो मेरे को क्या लगा? AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स आएगा। अब एक बार ध्यान दो, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, कहता है एक लाइन सेगमेंट AB है ना, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं P लाया करता है। मैंने बोला अच्छा P यहां लाया करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो रेशियो दे रखा है, अच्छा एक चीज ध्यान, AP का रेशियो AB के साथ दे रखा है कितना? 3:7। मतलब ये AP का रेशियो, ये वाला रेशियो कितना है? ये पूरा का पूरा रेशियो है 3, और पूरा का पूरा रेशियो AP का रेशियो AB के साथ दे रखा है। ध्यान दो इधर एक बार मैं अगर तुम्हें कराऊं भैया, AP का रेशियो 3 दे रखा है और यहीं से रेशियो कितना दे रखा है? AB का कितना? 7। तो अगर ये 3 है और ये 7 है तो बचा हुआ कितना होगा भाई? ये बताओ 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस वाली चीज को देख के, ये जो AP का रेशियो है और PB का रेशियो है वो कितना आ रहा होगा? ये ऊपर वाला आ रहा है 3, तो नीचे वाला कितना आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा। ये क्या मैं रेशियो को देख के बोल सकता हूं? सही बात है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बता दिया कि भैया AP और PB का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 3:4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3:4। अब तुम्हें पता लग गया ये 3 है और ये वाला कितना है? 4 है। P का कोऑर्डिनेट बताना है, तो P का कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल है। P का कोऑर्डिनेट है x, y। मैं निकालना चाहता हूं x, तो जब x मैं निकालूंगा, इसका x निकालूंगा तो मेरे को 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 को पकड़ के इसके x से, प्लस ये 4 को पकड़ के इसके x से, डिवाइडेड में दोनों का सम कितना आएगा? 3 और 4 7। ठीक है भाई, x की वैल्यू 2 3 6 प्लस में कितना आ गया? -8 डिवाइडेड में 7। 6 में से -8 गया, डिवाइड में 7 गया, ये आया -2/7। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यही कॉन्सेप्ट था मेन यहाँ पे जो समझना था। रेशियो इन्होंने उल्टे दे रखे थे, AP अपॉन पूरी साइड का दे रखा था, पूरी साइड का तो हमें करना नहीं, तो हमने शिफ्ट कर दिया, दोनों को बदल दिया। मेरा x का निकल गया। अब मैं निकालना चाहता हूं y का। जब मेरे को y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 को मल्टीप्लाई करने का y का कोऑर्डिनेट से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा y के कोऑर्डिनेट कितना है? -4, प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले y से जो कि कितना है? -2। दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 3 और 4 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 12, -12 प्लस माइनस लिख देते हैं -8 डिवाइड में 7। दोनों को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? -20 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू भी पता लग गई, y की वैल्यू भी पता लग गई, सारी चीजों की वैल्यू भी पता लग गई। और ये पूरा चैप्टर तुम्हारा अब यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों। पूरा का पूरा जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट सवाल थे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल, कॉन्सेप्ट जो जो इस चैप्टर में जरूरी था मैं सारा का सारा करा चुका हूँ। एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो कौन सा सवाल है बताना। एक सवाल मतलब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल छोड़ा है, ट्राई सेक्शन वाला। आपको बोलेगा कि एक लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन कर दिए गए हैं इक्वल। तो ये एक पॉइंट है, बीच में 2 पॉइंट होंगे, 3 सेक्शन हो गए, एक ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों का रेशियो कितना होगा? 1 1 1। अब तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे, तुमसे बोलेगा दोनों पॉइंट फाइंड आउट करो, तो वहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। बाकी वो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा, उस सवाल को आपको ट्राई करना है, क्योंकि इतने सब पढ़ने के बाद वो सवाल आपसे बन जाना चाहिए।
तीनों का रेशियो 1:1 आ गया, तो हम पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट को निकालने के लिए ये पूरा रेशियो कितना हो जाएगा 2 और ये वाला 1। बाकी हिंट दे रहा हूं बस नहीं सी, बाकी आपको करना खुद है। और एनसीईआरटी घर जाके प्रैक्टिस करो, पूरे के पूरे सारे के सारे सवाल लगाओ। एंड जो जो हमारी इस वन शॉट सीरीज से जुड़ा हुआ है और जो स्टार्टिंग से सारे चैप्टर फॉलो करता आ रहा होगा, उसे दिख रहा होगा कि हम 8वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जल्दी हम पूरी मैथ्स की बुक खत्म करने वाले हैं। हमारे 5 से 6 चैप्टर बच्चे हैं, वो बढ़िया से कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं, आपको हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक्स भी। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपके दिसंबर तक मैक्सिमम सिलेबस जो भी आपका 10th का लग रहा होगा वो पूरा कंप्लीट करा देंगे। मेरे साथ साथ मेरे फेलो टीचर जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं एजुकेटर्स, उनकी भी वीडियोस देखो, उनके भी वन शॉट्स पे लगातार प्यार दो। वो भी बहुत मेहनत करते हैं आप सबको पढ़ाने के लिए, पूरी पीपीटी यहाँ पे बनाते हैं लगातार उनके साथ बैठ के, एंड फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं रात रात में आके। तो बस इतना ही है, मैं आपसे चाहता हूं कि बस आप चैनल को सपोर्ट करो और जो भी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको स्पेशली बताया भाई जितनी भी वीडियोस बन रही हैं सारी की सारी एनसीईआरटी के थ्रू बन रही है मेरी वाली। मैं इसमें बिल्कुल नहीं लेके चल रहा आपको प्रीवियस ईयर वाले सवालों के ऊपर, यहाँ पे ऊपर मैं ये प्योरली उस बच्चे के लिए बना रहा हूं जिस बच्चे को अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है। जो बच्चा चाहता है कि मेरा सिर्फ टाइम जाए, 1.5-2 घंटा जाए, बट लेकिन मेरे को एनसीईआरटी के पूरे पूरे सवाल आ जाए, फालतू के सवाल करा के आपका वो चीज खराब नहीं करना चाह रहा। अगर मान लो किसी ने बेसिक भी ले रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वीडियो देखो, आपका एनसीईआरटी पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, और कोई चाह रहा है कि भैया उसके अच्छे मार्क्स के लाने के लिए बाकी मटेरियल कब आएगा, जल्दी मटेरियल आएगा। अगर आपने मैथ्स की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसको देख लो, मैंने उसमें बता रखा है आपको कैसे खत्म करना है, सबसे पहले अपना बेस कैसे मजबूत करना है, फिर हमें आगे का मेन जो पहाड़ है वो कैसे तोड़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो, और इस वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।